वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित कुमार त्रिवेदी ट्यूटोरियल्स। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से जो फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए वो फंक्शन करते हैं। ओके, तो स्टे ट्यून्ड, तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा। पूरा वीडियो लेक्चर आपको देखना जरूरी है इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं इसको जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके के और भी फार्मेसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। प्रीवियसली मैंने पैथोफिजियोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, तो चाहे तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस को समझने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ चीजों को जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो लिसन वेरी केयरफुली। सी, हम लोग एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमारी बॉडी को कुछ डिफिकल्टीज इसमें फील होती हैं, जिसको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे डिस्कम्फर्ट हो गया, डिजीज या सिकनेस की कंडीशन हो गई। इन केस अगर हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर उसमें आते हैं तो हम लोगों को कोई भी डिजीज या सिकनेस उस एनवायरनमेंट में हो सकती है। इसके अलावा अगर एनवायरनमेंट में चेंज काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ डैमेजेस और इंजरीज भी हो सकती हैं, और इवन पेशेंट की अल्टीमेटली उस एनवायरनमेंट चेंज की वजह से डेथ भी हो सकती है। ओके, नाउ हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो वो एनवायरनमेंट चेंज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक्सेसिव टेम्परेचर में खड़े हो रखे हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम पीरियड तक हमारी बॉडी उसको रजिस्ट तो कर लेती है, पर अगर वो टेम्परेचर काफी ज्यादा हो या अगर वो टेम्परेचर काफी बढ़ता ही रहे तो वहां पर हम लोगों को डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है और हो सकता है कि हम लोग बीमार भी उस टेम्परेचर की वजह से हो जाए। तो इसी तरीके से एक्सेसिव कोल्ड हो सकता है, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर हो सकता है, एनवायरमेंटल प्रेशर हो सकता है। ओके, तो किसी भी तरीके की एनवायरमेंटल कंडीशन जिसमें कि सिग्निफिकेंट चेंज हो तो हमारी बॉडी में डेफिनेटली उसकी वजह से कुछ हार्मफुल इफेक्ट या चेंजेस हो सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, जैसे कि हम लोगों को पता है हमारी बॉडी में डेफिनेट बॉडी फ्लूइड्स हैं, ठीक है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड हमारा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको बोला जाता है ECF। ओके, इसको ही हम लोग हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। ओके, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, इन सभी का ट्रांसपोर्ट इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू हमारी सेल्स के अंदर होता है, और इसी फ्लूइड के थ्रू हमारी सेल से वो एक्सक्रीट आउट होकर के ओके हमारी बॉडी से भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी की जो सारी की सारी सेल्स हैं, ऑल द सेल्स, वो एक सिंगल एनवायरनमेंट में रहती हैं जिसको कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बेसिकली इसको हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इसको ही मिलियू इंटीरियर नाम भी दिया गया था बर्नार्ड के द्वारा, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो भी न्यूट्रिशन है वो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमारी सेल्स को मिलता है, और इवन हमारी जो सेल्स हैं वो सेल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं उनको भी इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिस्चार्ज करती हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। बेसिकली जो हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको दो कैटेगरीज में हम लोगों ने कैटेगराइज करा हुआ है। पहली कैटेगरी हमारी आती है इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड द सेकंड कैटेगरी इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ECF भी इसको बोला जाता है। जो फ्लूइड हमारे इंडिविजुअल सेल्स के अंदर होता है उसको ही हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड या ICF बोलते हैं। ओके, नाउ जो फ्लूइड हमारी सेल से बाहर होता है, ओके, तो इस फ्लूइड को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया है। पहला आता है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द सेकंड वन इज प्लाज्मा और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है बेसिकली ये फ्लूइड हमारी सेल्स के बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, वहां पर पाया जाता है, जबकि जो हमारा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो हमारे वेसल्स में पाया जाता है। ओके, और इसी को हम लोग प्लाज्मा भी बोलते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्लाउडी बर्नार्ड का नाम आपको ध्यान में रखना है। क्लाउडी बर्नार्ड हमारे एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मिलियू इंटीरियर टर्म्स का यूज किया था, और इसका मतलब होता है इंटरनल एनवायरनमेंट से। ओके, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारी बॉडी में बोल रहे हैं। बेसिकली इन्होंने एक कॉन्स्टेंसी की थ्योरी यहाँ पर दी थी। इन्होंने कहा था द कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर फ्री लाइफ। इसका मतलब है कि हमारा जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें एक कॉन्स्टेंसी या एक कॉन्स्टेंटनेस होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपरली, नॉर्मली और फ्रीली फंक्शन कर सके। और इसके अलावा एक और नाम आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इनका नाम है
वॉल्टर बी कैनन, ठीक है। इन्होंने जो बर्नार्ड की थ्योरी थी फिक्सिसिटी की या कॉन्स्टेंसी की, उस कॉन्स्टेंसी की थ्योरी में एक नया नाम जोड़ा जिसको हम लोग आज की डेट में होम्योस्टैसिस के नाम से जानते हैं। तो बर्नार्ड एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले होम्योस्टैसिस टर्म का यूज किया था और इन्होंने होम्योस्टैसिस को डिस्क्राइब किया था, इट इज एन evolutionary development of a metabolic wisdom that provides for internal constancy। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, जो हमारे क्लाउडी बर्नार्ड थे इनको ही हम लोग फादर ऑफ फिजियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द होम्योस्टैसिस। ओके, होम्योस्टैसिस वर्ड जो हमारा वर्ड है बेसिकली ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज होमियो एंड द सेकेंड वर्ड इज स्टैसिस। ओके, होमियो का मतलब होता है सेम, ओके, और इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। एंड स्टैसिस के मीनिंग है स्टेट से, और इसको हम लोग कंडीशन भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ जब हम लोग होम्योस्टैसिस वर्ड की मीनिंग निकालते हैं, इसका मतलब होता है कि कांस्टेंट स्टेट और सेम कांस्टेंट कंडीशन से। और जब हम लोग होम्योस्टैसिस को डिफाइन करेंगे, बेसिकली इट इज द मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी का जो होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म है या होम्योस्टैसिस जो प्रोसेस है, बेसिकली वो एक कांस्टेंट कंडीशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहा है। ओके, नाउ हमारी बॉडी के जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स है बेसिकली वो इस तरीके से फंक्शन करते हैं। इन केस हमारी बॉडी की जो नॉर्मल कॉन्स्टेंसी है, अगर उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस होते हैं तो ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स इस तरीके से काम करते हैं कि दोबारा से ये उस कंडीशन को मेंटेन कर सकें। और ये चेंजेस क्यों होंगे? जब ये चेंजेस हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होंगे, और कोई भी कंडीशन या कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज कर सकती है। और जो होम्योस्टैसिस की प्रोसेस है वो प्रोसेस ही हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज होने से बचाती है, रेजिस्ट करती है। ओके, नाउ इस होम्योस्टैसिस प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी के जो सेवरल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो नॉर्मली परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको की कांस्टेंट रखना जरूरी होता है हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। ओके, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के, जिनका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में लगातार कांस्टेंट बना रहना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में कई तरीके की प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट का जो पीएच है, वो पीएच भी हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये पीएच कांस्टेंट नहीं होगा तो काफी सारी हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उनके रेट में या उनके प्रोडक्ट्स में चेंजेस आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट प्रेजेंट हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली इनके बीच में भी एक बैलेंस बना हुआ होना जरूरी है। इनकी अमाउंट कभी भी हमारी बॉडी में बढ़नी नहीं चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड द इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन रखने में काफी हेल्प करते हैं। इनका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट बना रहना चाहिए। अगर ये कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के काफी सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी जरूर डिस्टर्ब होंगे। ओके, और हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स का, बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स का जो प्रेशर और जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये भी लगातार कांस्टेंट बना हुआ रहना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं बना रहेगा तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो सकती है। और एक और चीज यहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखनी है, जो होम्योस्टैसिस की प्रोसेस है, ओके, ये होम्योस्टैसिस की प्रोसेस किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर सभी हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो कोऑपरेटिवली फंक्शन करते हैं एक कांस्टेंट एफिशिएंट इंटरनल कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करने में। कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन इस होमोस्टैसिस के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। यहाँ पर सभी ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं जिससे कि एक प्रॉपर एफिशिएंट इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट डेवलप हो पाता है। ओके, और इस इंटरनल कॉन्स्टेंसी से हर एक सिंगल सेल को बेनिफिट मिलता है। इससे सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गन, सेल या टिश्यू को बेनिफिट नहीं मिलेगा, जबकि हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं, इन सभी को इस इंटरनल कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट से बेनिफिट्स मिलेंगे और वो नॉर्मली हमारी बॉडी में फंक्शन कर पाएंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स
द ऑर्गन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे इस होमोस्टैसिस के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा है पहला कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, द सेकंड वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड वन इज इंटेगुमेंटरी सिस्टम। बेसिकली इसमें हमारी स्किन हो गया, हेयर्स हो गया, नेल्स हो गया एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा है इसमें नर्वस सिस्टम, मेंटेन करने में हमारी जरूर हेल्प करता है। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी हेल्प करेगा, और जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम हमारी है जीआईटी, ओके, तो उसका काम भी हमारा होमोस्टैसिस को मेंटेन करने का है। इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो ये सभी सिस्टम एक साथ काम करते हैं हमारी प्रोसेस हमारी बॉडी के होमोस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ओके, ऑफ द होमोस्टैसिस। तो बेसिकली जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है होमोस्टैसिस प्रोसेस का, वो उसके 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहले हमारा पार्ट आता है यहाँ पे रिसेप्टर, ठीक है। सेकंड वन इज सेंसरी न्यूरॉन, थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड सेंटर और इसको कंट्रोल सेंटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, फोर्थ वन इज मोटार रिसेप्टर एंड द फिफ्थ वन इज इफेक्टर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज रिसेप्टर। ओके, नाउ सी, दिस इज द रिसेप्टर। ओके, तो जो रिसेप्टर है वो क्या करेगा, जो स्टिमुलस या जो स्टिमुलाई है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा एनवायरमेंट को चेंज करने के लिए, उससे उसको सिग्नल यहाँ से मिलेगा। ओके, और इन सिग्नल्स को रिसीव कौन करेगा? रिसेप्टर। अब रिसेप्टर का काम क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन या सिग्नल रिसेप्टर को मिले हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा जो रिसेप्टर है वो कंट्रोल सेंटर की तरफ उन इंफॉर्मेशंस को पहुंचाता है। यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल सेंटर, हमारा ब्रेन जो है बेसिकली, वो क्या करेगा, उस कंडीशन को एनालाइज करेगा और अकॉर्डिंगली अपने आउटपुट्स या वहां पे सिग्नलिंग फर्दर आगे रिलीज करेगा। किसके थ्रू? मोटार न्यूरॉन्स के थ्रू। ओके, और ये सिग्नल्स कहाँ जाएंगे? इफेक्टर की तरफ। नाउ इफेक्टर का काम क्या है? ऐसी कंडीशन डेवलप करना जो हमारा स्टिमुलस है उसकी कंडीशन को देखते हुए, या जो सिग्नलिंग हमारे ब्रेन से हमारे इफेक्टर ने जो रिसीव करी है उनको इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो स्टिमुलस है उस स्टिमुलस की वजह से जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में हुए होंगे वो दोबारा से नॉर्मल होने लगेंगे, और जो स्टिमुलस है उसका इफेक्ट कम होने लगेगा, या इवन ये भी हो सकता है कि वो बढ़ भी सकता है। ओके, जैसी भी वहां पर जरूरत होगी या जैसा भी सिग्नलिंग हमारे कंट्रोल सेंटर से हम लोगों को मिलेगा। ओके, सिग्नल इफेक्टर के रिसीव करने के बाद इफेक्टर क्या करेगा? बेसिकली उन रिस्पॉन्सेस को स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली मेंटेन करेगा, और जो भी वेरिएबल चेंजेस हमारे होमोस्टैसिस की प्रोसेस में हुए हैं दोबारा से उनको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, कॉन्स्टेंसी की तरह प्रीवियस उसी वैल्यू में पहुंचाएगा जहां पर वो पहले थे, स्टिमुलस के आने से पहले। ओके, तो ये 5 पार्ट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है? रिसेप्टर, सेकंड वन इज सेंसरी न्यूरॉन, थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड सेंटर, फोर्थ वन इज मोटर न्यूरॉन एंड द फिफ्थ वन इज इफेक्टर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फीडबैक मैकेनिज्म। जो हमारी होमोस्टैसिस की प्रोसेस है बेसिकली वो 2 तरीके के फीडबैक मैकेनिज्म्स पे फंक्शन करती है। पहला मैकेनिज्म हमारा होता है नेगेटिव फीडबैक and the second one is positive feedback mechanism. Now let's discuss these mechanisms one by one. The very first is negative feedback. Okay, नेगेटिव फीडबैक में हमको ध्यान रखना है कि जब हमारी बॉडी, ये जो हमारा होमोस्टैसिस है वो क्या करे, इफेक्टर्स उसमें अपोजिट फंक्शंस को इंड्यूस करे, या स्टिमुलस के अगेंस्ट या अपोजिट हमारा इफेक्टर रिस्पॉन्स करे। ओके, और इसका एक अच्छा एग्जांपल है हमारे घरों में यूज होने वाला थर्मोस्टेट। ठीक है, तो थर्मोस्टेट में बेसिकली क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो एक डेफिनेट टेम्परेचर बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की वो कट हो जाती है, और नॉर्मल टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, और जैसे टेम्परेचर कम होगा तो अगेन वो मशीन हमारी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और दोबारा से उसको टेम्परेचर पे पहुंचाती है। ओके, तो एक तरीके के नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म पे काम करता है। जैसे एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ने लगती है, और जैसी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होने लगती है। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी में जो होमोस्टैसिस की प्रोसेस है जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू फंक्शन करती है, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है बेसिकली अगर वो बढ़ता है तो होमोस्टैसिस के प्रोसेस के थ्रू, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, जो भी हमारा बढ़ा हुआ टेम्परेचर होगा। ओके,
इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सेकंड की, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म्स है, इसमें बेसिकली क्या होगा, जो भी स्टिमुलस का फंक्शन होगा तो हमारा इफेक्टर क्या करेगा, उस फंक्शन में और ज्यादा ऐड करेगा, उसको और ज्यादा डबल इंड्यूस करेगा। यहाँ पे इसका एक अच्छा एग्जांपल है बेबी की डिलीवरी के टाइम पे जो लेबर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है, जो हमारा यूटरस है, बेसिकली यूटरस में जो सर्विक्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो वहां पर स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं, जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हाइपोथैलेमस को और ज्यादा सिग्नलिंग जाती है कि और ज्यादा वहां पे ऑक्सीटोसिन वो रिलीज करे, जिसकी वजह से और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो और बेबी आराम से या जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्शन फोर्स की वजह से मदर की बॉडी से बाहर निकल आए। और ये प्रोसेस तब तक चलती जाएगी जब तक कि वो स्ट्रेस रिसेप्टर्स को लगातार स्ट्रेच मिलता रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द होमोस्टैसिस एंड द फीडबैक मैकेनिज्म्स ऑफ द होमोस्टैसिस प्रोसेस। होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा, दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स अगर आपके मन में है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वहां पर कोशिश करूंगा आपके आंसर्स इमीडिएटली देने की। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके के और भी पैथोलॉजिकल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।